तानाशाह के नाम पर उसके पिता ने उसका नाम रखा और अब उसका बेटा सनातन धर्म को खत्म करने की बात करता है, लेकिन वह अपने बेटे के बयान के समर्थन में खड़ा रहता है। इंदिरा गांधी ने उसे जेल में डाल दिया था, जहां पुलिस वालों ने उसकी जमकर पिटाई की थी। महज 14 साल की उम्र में उसने सियासत में कदम रखा था, लेकिन बाद में वह अभिनेता बन गया। लेकिन सिनेमा उसे रास नहीं आया और फिर उसने सियासत में एंट्री की और तमिलनाडु के इतिहास का पहला उप मुख्यमंत्री बन गया। चलिए अनसुनी कहानियां में आज बात करते हैं बीजेपी के कट्टर विरोधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। बात 2023 की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खेल मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर बयान दिया, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया। उदयनिधि ने कहा, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, जिसे मिटाना जरूरी है। उदयनिधि के बयान के बाद सियासी घमासान मच गया। बेटे के बयान पर विवाद गहराया तो खुद एमके स्टालिन बेटे के समर्थन में उतर आए। उन्होंने कहा, उदयनिधि ने तमिल या अंग्रेजी में नरसंहार की बात की ही नहीं थी। एमके स्टालिन बोले, बीजेपी समर्थक ताकतें दमनकारी सिद्धांतों के खिलाफ रुख बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। उन्होंने झूठी कहानी फैलाई कि उदयनिधि ने सनातन विचारों वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान किया। उदयनिधि के विवादित बयान के बाद हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई कि उदयनिधि के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जाता है कि कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने उदयनिधि के टिप्पणियों पर उचित जवाब देने के लिए अपने मंत्रियों से कहा था। स्टालिन इस दौरान अपने बेटे के साथ डटे रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि क्या पीएम मोदी उदयनिधि के बारे में फैलाए गए झूठ से अनजान थे। इन तमाम विवादों के बीच उदयनिधि ने सफाई दी और कहा कि उन्होंने कभी ऐसी अपील नहीं की कि सनातन धर्म मानने वालों का नरसंहार किया जाए। 1 मार्च 1953 को तमिलनाडु के कद्दावर नेता रहे करुणानिधि के घर जन्मे एमके स्टालिन का पूरा नाम मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है। वो करुणानिधि की दूसरी पत्नी दयालु अम्मल की संतान है। स्टालिन के नाम के पीछे भी मजेदार कहानी है। दरअसल उनके जन्म के 4 दिन बाद यानी कि 5 मार्च 1953 को सोवियत के तानाशाह जोसेफ स्टालिन का निधन हो गया। करुणानिधि जोसेफ स्टालिन से बेहद प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम एमके स्टालिन रख दिया। स्टालिन का मतलब लौह पुरुष होता है। पिता ने तानाशाह स्टालिन के नाम पर नामकरण किया तो एमके स्टालिन में इसका प्रभाव बचपन से ही दिखाई देने लगा। बचपन में उनकी दबंगई के किस्से मशहूर होने लगे। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने सियासत में कदम रख दिया। 1967 के चुनाव में उन्होंने पहली बार अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया और जी जान से पिता की पार्टी के लिए मेहनत किया। यही वो दौर भी था। स्टालिन साइकिल से अपने चाचा मोरासोली मारन के लिए प्रचार किया करते थे। इतना ही नहीं, बचपन में स्टालिन की लीडरशिप क्वालिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने गोपालपुरम के युवाओं के साथ मिलकर यूथ डीएमके नाम की एक छोटी सी संस्था भी बना ली थी। कम उम्र में सियासी का गहरा सीखने वाले एमके स्टालिन को असली पहचान इमरजेंसी के दौरान मिली, जब इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। जेल में उनके साथ खूब बर्बरता भी हुई। पुलिस वालों ने उनकी जमकर पिटाई की। जब स्टालिन जेल से बाहर निकले तो युवाओं के बीच हीरो बन चुके थे। दरअसल जेल जाने से पहले स्टालिन की पहचान सिर्फ पिता करुणानिधि के नाम पर थी, लेकिन जब जेल से बाहर निकले तो अपनी पहचान के साथ निकले। स्टालिन पूरे राज्य में चर्चित हो चुके थे, लोग उनकी इज्जत करने लगे थे और युवाओं के वह हीरो बन चुके थे। जेल से बाहर निकलने के बाद स्टालिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सियासत की बुलंदियों को चढ़ते चले गए। बात 1975 की है। डीएमके तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज थी, कांग्रेस सरकार का हिस्सा थी। करुणानिधि राज्य के मुख्यमंत्री थे। इंदिरा गांधी के साथ उनके संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन जब इंदिरा ने देश पर इमरजेंसी थोपी तो उन्होंने उसकी कड़ी आलोचना की, जिसके बाद तमिलनाडु में करुणानिधि की सरकार गिर गई। करुणानिधि की सरकार गिरी तो इसका खामियाजा डीएमके पार्टी को भी भुगतना पड़ा। पार्टी के कई नेताओं की मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई। इसमें एमके स्टालिन का नाम भी शामिल था। फरवरी 1976 में गोपालपुरम स्थित घर से स्टालिन को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जेल में उनके साथ पूरी तरह से मारपीट की गई। 1 साल बाद वो समय आया जब एमके स्टालिन जेल की सलाखों से बाहर आ गए। 23 जनवरी 1977 को एमके स्टालिन को रिहा कर दिया गया। जेल जाने से पहले तक पार्टी में उनकी पहचान सिर्फ करुणानिधि के बेटे के तौर पर थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो काफी लोकप्रिय हो चुके थे। जेल से बाहर आने के बाद स्टालिन ने डीएमके की युवा इकाई के लिए काम करना जारी रखा और युवाओं की अपनी फौज खड़ी कर दी। 20 जून 1980 को उन्होंने आधिकारिक तौर पर डीएमके की युवा इकाई को लॉन्च किया और इसकी कमान अपने हाथों में रखी। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने चुनावी राजनीति में किस्मत आजमाई। कई बार स्टालिन चुनाव जीतने में कामयाब रहे,
तो कई बार उन्हें शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। 1991 में जब एमके स्टालिन को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा तो उनका मन राजनीति से खिन्न हो गया और उन्होंने फिल्मों में हाथ आजमाया। इस दौरान उन्होंने थिएटर भी किया, साथ ही कुछ फिल्मों और धारावाहिकों में भी काम किया। इसके अलावा एक मैगजीन के संपादक भी बने। युवाओं के बीच अपनी छाप छोड़ चुके एमके स्टालिन ने 1984 में पहली बार 1000 लाइट्स विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनावों के बाद स्टालिन आलोचकों के निशाने पर आ गए, लेकिन अगले चुनाव में उन्होंने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। 1989 में उन्होंने जीत का परचम लहराया और विधानसभा पहुंच गए। हालांकि 1991 में उन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ा। दरअसल राजीव गांधी के निधन के बाद कांग्रेस के पक्ष में लहर थी। राज्य में एआईएडीएमके कांग्रेस की सहयोगी पार्टी थी, जिसका लाभ चुनाव में उसे मिला और डीएमके पूरी तरह हार गई। वहीं स्टालिन भी अपनी सीट हार गए। इस हार के बाद राजनीति से उनका मोह भंग हो गया, तो उन्होंने सिनेमा का रुख कर लिया और रथम नाम की फिल्म में उन्होंने दलित शहीद का किरदार निभाया। इसके अलावा सूर्या टीवी के धारावाहिक कुरिंजी मलार में काम किया। इस धारावाहिक से वो काफी लोकप्रिय हो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि अभिनय क्षेत्र में कमाल नहीं दिखा पाएंगे, तो उन्होंने फिर से राजनीति का रुख किया। सियासत में वापसी के बाद 1996 में एमके स्टालिन सीधे चेन्नई के पहले निर्वाचित मेयर बने। बतौर मेयर उन्होंने ब्यूटीफुल चेन्नई प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिससे उन्हें लोकप्रियता मिली। इस दौरान उन्हें मानगढ़ थानथाई यानी फादर ऑफ सिटी कहा जाने लगा। 1996 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव हुए तो एमके स्टालिन ने जीत हासिल की और राजनीति में अपना लोहा मनवाया। वहीं 2001 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव हुए तो डीएमके को हार का सामना करना पड़ा। चुनावी नतीजों के बाद करुणानिधि, स्टालिन और मुरासोली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया, लेकिन जल्दी ही स्टालिन समेत सभी जेल से बाहर आ गए। 2006 में राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल बजा। डीएमके ने सत्ता में वापसी की। स्टालिन को स्थानीय प्रशासन में मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने होगेनक्कल पेयजल योजना और अन्य ग्रामीण विकास योजना लागू की, जिससे राज्य में उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ। वहीं पार्टी में उन्हें कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पार्टी के साथ सरकार में स्टालिन ने अपना लोहा मनवाया और 29 मई 2009 को राज्य के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। स्टालिन तमिलनाडु के इतिहास में एकमात्र नेता हैं जिनके पास डिप्टी सीएम का पद रहा है। बतौर डिप्टी सीएम एमके स्टालिन को खूब लोकप्रियता मिली, लेकिन जब डीएमके और राज्य की कमान पाने के लिए उन्हें अपनों से भी लड़ना पड़ा था। दरअसल स्टालिन करुणानिधि के तीसरे नंबर के बेटे थे। अन्य दो बेटों एमके मुथ्थू और एमके अलगिरी की भी नजर सत्ता और पार्टी पर थी। तीनों भाइयों में हमेशा उत्तराधिकारी बनने को लेकर जंग छिड़ी रहती थी। आखिरकार 2013 में तमाम पारिवारिक कलह के बीच करुणानिधि ने स्टालिन को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, मुथ्थू और अलगिरी को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। इसके बाद तो डीएमके में स्टालिन का एक छत्र राज चलने लगा। 2018 में स्टालिन डीएमके के अध्यक्ष बने तो 2021 में वह तारीख भी आ गई जब तमिलनाडु की कमान उनके हाथों में थी। 7 मई 2021 को स्टालिन ने राज्य के 8वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। आज अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।